चलिए सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 11th सेकेंड बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी शुरू कर चुके हैं। इसका पहला चैप्टर दैट इज़ सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन इंडिया का पहला लेक्चर कल हो चुका। आज हम सेकेंड लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। हमने बात कुछ यहाँ पर छोड़ी थी कि सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल के एक्शन को, और हमने ये भी समझा था कि एक इंडिविजुअल भी सोशल स्ट्रक्चर को बदले में इम्पैक्ट करता है। ये दोनों चीज़ें हमने कल समझी। आज हम इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे विस्तार से और कई नए सोशल प्रोसेसेस सीखेंगे। यदि कहानी सोसाइटी की है तो वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, जैसा हमने समझा, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। हमने सोशल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझा और उसमें हमने ये देखा कि एक्चुअली में सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये क्या होता है? ये आपके बिहेवियर का एक पैटर्न होता है। आप एक लंबे टाइम इंटरवल से और एक डिस्टेंस ऑफ स्पेस पे एक कंडक्ट, एक बिहेवियर रिपीटेटिवली करते चले जा रहे हैं और उसके वजह से एक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि आपके उस रिपीटेटिव बिहेवियर की वजह से, उन प्रैक्टिसेस की वजह से इंस्टीट्यूशन बन गए और वो इंस्टीट्यूशन एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर के अंडर ही कवर होते हैं। हमने स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को कल इस मैनर में समझा। तो ये बिहेवियर का एक पैटर्न है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न ओरिएंटेड बिहेवियर, आप रहे ना रहे, आप जब एग्जिस्टेंस में आएंगे, आपके पहले वो पैटर्न था, आपके चले जाने के बाद वो पैटर्न रहेगा। तो हर नया जन्म लेने वाला बच्चा उस पैटर्न के साथ अडेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये आपसे लगभग इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, बहुत से उदाहरण हैं। जैसे आपका जब जन्म हो जाता है, आप ऑब्ज़र्व करें, आप कई तरह के संबंध निभाने शुरू करते हैं। आप एक ब्रदर हैं, एक सन है, आप थोड़े समय में ही फादर भी हो जाएंगे। एक ब्रदर के तौर पर क्या रोल्स हैं आपके, एक सन के तौर पर क्या रोल्स हैं, और एक फादर के तौर पर, एक हस्बैंड के तौर पर आपके क्या रोल्स हैं, ये आपने तो नहीं बनाए। तो आपके जन्म के बाद जब आप इन रोल्स को निभा रहे थे, वो तो आपको कहीं से मिले, और वो रोल्स आपको इसलिए मिले क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रही थी। और वो इंस्टीट्यूशंस हमने अलग अलग रूप में देखी, जैसे कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कम्युनिटी और सोसाइटी एक रूप में इंस्टीट्यूशन के तौर पर है। तो हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझा। तो आप जन्म ले गए और उसके बाद आपने जिस तरह से ये रोल आपके सामने आया, आपने उस तरह से निभाए, यानी कि एक सोशल स्ट्रक्चर आपसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। थोड़े ही बड़े हुए तो आपके सामने किताबें रख दी गई, ये आपने तैयार नहीं किया, आपने नहीं चुनी। यानी कि एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है जो इस बात को डिसाइड कर रहा है कि आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो कंडक्ट होंगे, आपके जो एक्शंस होंगे, वो किस मैनर में होंगे। तो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसका कंडक्ट, उसके एक्शंस किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो वही सोशल स्ट्रक्चर है। आपने लेंडिंग के कंसेप्ट, बोरोइंग के कंसेप्ट फॉलो करने शुरू कर दिए, जबकि ये आपने तैयार नहीं किए, ये आपके पहले से थे। आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों को अपना लिया। आप थोड़ी और आगे बढ़े और आपने मॉनेटरी सिस्टम में भी पार्टिसिपेट किया। आपने उसी को पैसा माना और उसी पैसे के तहत सारे संबंध आगे बनाए व्यापारिक। आपको ये, आपने तय नहीं किया, आपको ये क्लियर हुआ कि स्कूल में कैसे जाना है, आपने ये डिसाइड नहीं किया, आपको ये पता चला कि भाई ऑफिस क्या होते हैं, ऑफिस में कैसे जाना है, ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, कैसी होती हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, सर्विसेज कैसे परफॉर्म की जाती हैं, एवरीथिंग, ये सब आपको मिला, आप इसके साथ अडेप्ट होते चले गए। ये क्या है? एक तरह का बड़े स्तर पर सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, जो आपको इम्पेक्ट करता है, आपके एक्शंस को रेगुलेट करता है। इतनी कहानी तो हमने समझी। आगे की कहानियाँ कहाँ हैं?
अगला कंसेप्ट यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन का था, जिसके बाद फिर हम कुछ नई चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन, हमने फर्स्ट बुक जब पढ़ी थी इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी, तो हमने स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। स्ट्रेटिफिकेशन का सीधा मतलब ये है कि भाई जो सोसाइटी है वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड यानी कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की ये जो सोसाइटी है, इसमें जो मल्टीपल ये जो स्ट्रेटास बने हुए हैं, यानी कि एक हायरार्की है, अलग अलग लेवल्स हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल और ग्रुप्स अलग अलग लेवल पर प्लेस्ड हैं, लोकेटेड हैं। आप यहाँ पर लोकेटेड हैं, आप यहाँ पर लोकेटेड हैं, या आप यहाँ पर लोकेटेड हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उस सोशल स्ट्रेटा में कहाँ लोकेटेड हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है उस स्ट्रेटा में, आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी में, उसके आधार पर ही ये तय होगा कि आपका रिसोर्सेज पे एक्सेस क्या होगा। हमने पढ़ा था रिसोर्सेज पे एक्सेस क्या होगा, ये हमने पढ़ा था। तो एक तरह से जहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर के विषय में हम ये पढ़ते हैं कि सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज्ड है, और वो इंडिविजुअल के एक्शंस को प्रभावित करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनइक्वालिटीज़ भी सोसाइटी में स्ट्रक्चर्ड है। सोसाइटी तो स्ट्रक्चर्ड है ही है, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ है वो भी स्ट्रक्चर्ड है। और ये जो स्ट्रक्चरेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ है, दिस इज़ द स्ट्रेटिफिकेशन। इनइक्वालिटीज़ स्ट्रक्चर्ड है, ये कोई रैंडम सी इनइक्वालिटीज़ नहीं होती हैं, बिल्कुल भी रैंडम नहीं है ये। दे आर हाईली स्ट्रक्चर्ड इन इक्वालिटीज़। इसके बारे में हमने फर्स्ट बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ से मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पर हैं, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली ही उस लोकेशन पर हैं। एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस फॉलो किया गया, सोशल प्रोसेस, उस सोशल प्रोसेस को फॉलो करके आपको यहाँ पर प्लेस किया गया है, आपको यहाँ पर पोजीशन किया गया है, तो ही ये आपकी लोकेशन है। इट इज़ नॉट रैंडम। यही रीज़न है कि फिर ये रैंडमली चेंज भी नहीं होती, आप इसे इसी तरह से बदल नहीं पाएंगे। आप पैसा कमा लें, आप कुछ भी कर लें, उन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से, बैठो, उन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से आप अपने पर्सनल लेवल पर कई तरह की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी ये फील करेंगे कि क्योंकि आपकी लोकेशन बहुत लंबे सोशल प्रोसेसेस के वाया डेलिबरेटली प्लेस की गई थी, इसलिए आप उन्हें चेंज नहीं कर पा रहे, बिकॉज सोशल प्रोसेसेस आज भी वही हैं। तो आप अपनी पोजीशन को बदल नहीं पा रहे, इसलिए इन्हें हम रैंडम पोजीशंस नहीं मान सकते। ये लोकेशंस आर नॉट रैंडम लोकेशंस। ये तो पहली चीज़ हमें दिमाग में होनी चाहिए। क्यों इस पर चर्चा है? सोसाइटी, इंडिविजुअल, सोशलॉजी इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के संबंधों को परिभाषित करती है। अब हम ये माने कि सपोज़ कीजिए कि ये पर्सन ए है और सोशल स्ट्रेटा में ये इसकी पोजीशनिंग है, और ये पर्सन बी और ये पर्सन सी है। सोशल स्ट्रेटा में ये इस पर्सन सी की पोजीशनिंग है। नेचुरली ये पर्सन ए सुपीरियरली पोजीशनड है, इसकी लोकेशन सुपीरियर है, और पर्सन सी की लोकेशन या पोजीशन इन्फीरियर है। तो क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि 3 मेन एरियाज़ हैं जिसमें चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि जब हम बात अपॉर्चुनिटीज़ की करेंगे, जब हम बात प्रिविलेजेस की करेंगे, जब हम बात एडवांटेजेस की करेंगे, एडवांटेजेस, जब हम बात एडवांटेजेस की करेंगे, जैसे ये जो पर्सन ए है, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस में 3 प्रोसेसेस में ये सुपीरियर है। जैसे कि लाइफ चांसेस। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ चांसेस हियर? लाइफ चांसेस का मतलब ये है कि इसको कितना एक्सेस था उन मटेरियल रिसोर्सेज पर। मटेरियल रिसोर्सेज यहाँ पर वेल्थ और मनी के साथ साथ हेल्थ है,
एजुकेशन है और लेजर ऑफ द लाइफ है। इसको कितना एक्सेस था उन मटेरियल रिसोर्सेज पर, इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि ये कितना प्रोग्रेस करेगा लाइफ में, ये कितना ग्रो करेगा और ये अपनी एस्पिरेशंस को कितना फुलफ़िल कर पाएगा। और लाइफ चांसेस की कैटेगरी में, क्योंकि सोशल स्ट्रेटा में ये ए सुपीरियर स्ट्रेटा में लोकेटेड है, इसलिए इसका लाइफ चांसेस वाला पैरामीटर बहुत ही अप है एज़ कंपेयर टू सी। तो इसके पास मटेरियल रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत ज़्यादा रहेगा ए के पास। इसके पास सिर्फ वेल्थ और मनी को ही एक्सेस ज़्यादा नहीं होगा, उसके साथ साथ इसको एजुकेशन पे भी एक्सेस अधिक होगा, हेल्थ सेक्टर में भी एक्सेस अधिक होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर्स पे भी इसका एक्सेस अच्छा खासा होगा, हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर्स में भी इसका एक्सेस अच्छा होगा। ओवरऑल इसका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सुपीरियर होगा। ओवरऑल इसके लाइफ चांसेस आर वेरी वेरी गुड। ओके, द सुपीरियर लाइफ चांसेस आर देयर एज कंपेयर टू दिस ए, this C will suffer. Second aspect is the social status. Social status, that how much prestige, how much respect, how much dignity you have in the eyes of others. दूसरों की नज़रों में आपकी प्रेस्टीज क्या है, आपकी डिग्निटी क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्या है। क्योंकि ये ए अपर स्ट्रेटा पे है, इसके लिए नेचुरली ये सब इंडिकेटर्स इसके लिए रेज्ड होंगे और सी के लिए सभी इंडिकेटर्स सप्रेस्ड होंगे। तीसरा, द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका यहाँ पर अर्थ ये है कि आपके पास कितनी पावर है कि आप दूसरे ग्रुप्स को डोमिनेट कर सकते हैं, या दूसरा, आप कितने बड़े स्तर पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं, या तीसरा, जो भी डिसीजन मेकिंग है उससे आपको कितने बड़े स्तर का लाभ प्राप्त होता है। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले प्रोसेस में इन सभी इंडिकेटर्स पे ए का एक्सेस बहुत ही रेज्ड है, ए काफ़ी सुपीरियर है। तो ये जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उस स्ट्रेटा में ए के कंपैरेटिवली जो सी है, उस सी के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, जो एडवांटेजेस हैं इन द मैनर ऑफ लाइफ चांसेस, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, वो बहुत ही कम है। तो सी डिप्राइव्ड है, सी डिसएडवांटेज पर है। सी कौन है? डिप्राइव्ड है, डिसएडवांटेज पे है। और ये डिप्रीवेशंस, ये डिसएडवांटेजेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। इट इज़ नॉट रैंडम थिंग। अब ये जो ए है, दैट ए इज प्रिविलेज्ड। सपोज दैट ए इज प्रिविलेज्ड एंड देयर इज चाइल्ड ऑफ ए, दैट इज A1. तो ऑलवेज दैट ए विल ट्राई कि जो भी इसके प्रिविलेजेस हैं वो सक्सेशन में फर्दर आगे जाएं। ए हमेशा ये चाहेगा रंजीत कि जो भी उसके प्रिविलेजेस हैं वो फर्दर A1 को भी ट्रांसफ़र हो जाए। यानी कि ए की वेल्थ, ए की प्रॉपर्टी, ए की लीनियज, कास्ट, कम्युनिटी, ये तो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन उससे जुड़े सारे सोशल प्रिविलेजेस भी आगे जाएं, ये ज़रूरी है। ए इसको इंश्योर कैसे करेगा? द फर्स्ट क्वेश्चन, ए इसको इंश्योर करेगा कैसे? ए का मतलब यहाँ पर एक ग्रुप है, का मतलब यहाँ पर एक कम्युनिटी है, का मतलब यहाँ पर एक कास्ट है। ए किसी भी आधार पर है, रेस के आधार पर है, रीजन के आधार पर है, रिलीजन के आधार पर है, कास्ट या कम्युनिटी के आधार पर या क्लास के आधार पर है, ए है। या तो वो क्लास सुपीरियर है, या वो कास्ट सुपीरियर है, या वो रीजन सुपीरियर है, या वो रिलीजन सुपीरियर है, या वो कम्युनिटी सुपीरियर है। ए इस वजह से ए है, ड्यू टू सम सुपीरियरिटीज़। तो दैट इज़ ए।
सो फिर ये क्लास, ये कास्ट, ये कम्युनिटी, ये रीजन के लोग, ये रिलीजन के लोग मिल करके विल प्रिपेयर सर्टेन नॉर्म्स, विल प्रिपेयर सर्टेन नॉर्म्स। और वो जो नॉर्म्स ये बनाएंगे वो नॉर्म्स सोसाइटी को फॉलो करने होंगे, इसके लिए ये व्यवस्था बनाएंगे। अगर सोसाइटी नहीं फॉलो करती तो उन पर लगेगी सैंक्शंस, नहीं फॉलो करती तो उन पर क्या लगेंगे? सैंक्शंस। तो सोसाइटी ये नॉर्म्स फॉलो करती रहेंगी, और जो ये नॉर्म्स फॉलो कर रहा है ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिविजुअल बहुत ही हाई वैल्यू ओरिएंटेड इंडिविजुअल है, वो धर्म कर रहा है, वो पाप नहीं कमा रहा है, इस तरह के सिस्टम बनाए जाएंगे। सो इट इज़ अ सिस्टमिक प्रोसेस। इन्हीं नॉर्म्स की वजह से, इन्हीं सैंक्शंस की वजह से, इन्हीं धर्म पाप के संदर्भ और ये वैल्यू कंसेप्ट की वजह से ये प्रिविलेजेस पीढ़ी दर पीढ़ी उस कास्ट के लोगों को, उस क्लास के लोगों को, उस रीजन या रिलीजन के लोगों को फर्दर मिलते ही रहेंगे एज कम्पेयर टू द अदर पीपल, एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। सो इट विल कंटिन्यू। आई बात समझ में? तो इस बार इसलिए जब भी आप देखेंगे तो एक बगावत जब होती है उसमें ये कहा जाता है कि मैं इन नियमों को नहीं मानता, मैं समाज के बनाए, आपने मूवीज़ में बहुत बार ये डायलॉग सुना होगा, मैं समाज के बनाए इन खोखले नियमों को नहीं मानता, जिसमें बड़ा छोटे का शोषण करे, जिसमें सामंतवाद नज़र आता हो, जिसमें महिलाओं के कोई अधिकार ना हो, जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर अत्याचार करती हो, जिसमें एक नस्ल, एक क्षेत्र, एक धर्म के लोग दूसरी नस्ल, दूसरे क्षेत्र, दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करते हों, मैं ऐसे नियमों को नहीं मानता। लेकिन नहीं मानते वालों पर हम अभी आएंगे, लेकिन नियम बनाए जाते हैं, और वो बनाए इसलिए जाते हैं कि ये जो स्ट्रेटा बना है सोसाइटी का, ये स्ट्रेटा कॉन्टीन्यूअस रहे, क्योंकि उसी स्ट्रेटे की वजह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इनइक्वालिटीज़ आर स्ट्रक्चर्ड। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन समवेयर। आई बात समझ में? तो अब जब हम इस चीज़ को ये देख रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि चाहे हम सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और चाहे हमने ये स्ट्रेटिफिकेशन की बात की, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो इंडिविजुअल है इस पर सोसाइटी के कंट्रोल्स बहुत है। सोसाइटी इस पर कंट्रोल्स बहुत लगाती है। इसका बिहेवियर, इसका कंडक्ट, इसका मैनर, इसके वेज ऑफ कंडक्टिंग लाइफ, ये सोसाइटी के कंट्रोल में है। तो सोसाइटी को प्राइमेसी अकॉर्ड की गई है, सोसाइटी को प्राइमेसी अकॉर्ड की गई है। डिफरेंट राइटर सोसाइटी को एक प्राइमेसी अकॉर्ड करते हैं। ये बात यहाँ से सिद्ध हुई। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमने क्या समझा था, हमने क्या जाना था? हमने ये जाना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी ही इंडिविजुअल को प्रभावित करती है, इंडिविजुअल भी सोसाइटी को प्रभावित करने का दम रखता है। तो जो इन कंट्रोल्स को आप डिफाई कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज को एक नई प्रेरणा मिले, तो आप समाज को प्रभावित करते हैं। हमने इसे कल एक घर बनाने वाली ईंटों के रूप में समझा था, हमने इस उदाहरण को उस रूप में समझा था। मेन एस्पेक्ट ये है कि जब भी इंडिविजुअल सोसाइटी और सोसाइटी इंडिविजुअल के साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रक्रियाएं उभर कर आती हैं। सामाजिक क्या उभर के आती हैं? कई सामाजिक प्रक्रियाएं। और जो मैंने कल बताई थी, दैट इज कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट। ये तीन सोशल प्रोसेसेस भी आपको समझने ज़रूरी है। इन सोशल प्रोसेसेस का कारण ही एक तरह से ये सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन है। बिकॉज देयर इज स्ट्रेटिफिकेशन, conflicts are there. Because there is stratification, conflicts are there. Why? Because one person having high level access to the resources, another person is completely deprived. So definitely there will be a conflict of interest. So conflicts will be there. So concept of stratification and the social structure
It is somewhere related to the cooperation, competition and conflict. Now we will discuss how ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में कैसे आती हैं, ये कैसे काम करती हैं. देखिए, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को. कोऑपरेशन के सिद्धांत को समझें. देखिए, हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के स्कॉलर्स हैं, दो तरह के स्कूल्स हैं. एक हमने कार्ल मार्क्स का स्कूल समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं. वो ये कहते हैं कि समाज में एक द्वंद्व है, एक कन्फ्लिक्ट है. दूसरी तरफ हमने एमिले दुर्खैम को पढ़ा था, और वो ये कहते थे, वो फंक्शनल थ्योरी को सपोर्ट करते थे, और वो ये कहते थे कि सोसाइटी में सभी अलग अलग सोसाइटी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं. सोसाइटी एक बॉडी की तरह है, सभी पार्ट अपना अपना रोल प्ले करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. सोसाइटी एक बॉडी की तरह इसलिए चल पाती है. ये कंसेप्ट हमने फर्स्ट बुक के तहत समझा और सीखा था, इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं. जब ये कंसेप्ट वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो इन सोशल प्रोसेसेस को समझने में भी ये कंसेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. दो अलग थॉट्स हैं, एक मार्क्स का थॉट है और एक दुर्खैम का थॉट है. हमें समझना है कि दोनों इस थॉट को कैसे देखते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. आई बात समझ में? चलिए शुरुआत करते हैं. जब हम बात कॉपरेशन की करते हैं, तो सपोज़ कीजिए कि हम दुर्खैम से शुरू होते हैं. ये क्या मानते हैं? ये ऐसा मानते हैं कि सोसाइटी में कॉपरेशन जो है वो बेसिस है सोसाइटी का. इट इज़ अ बेस ऑफ द सोसाइटी. कैसे? उदाहरण के रूप में आप क्या करेंगे कि आप ये कहेंगे कि मनुष्य ही नहीं, जानवर भी कॉपरेट करता है. जैसे कि चींटियाँ, आप देखते हैं सब मिल कर के एक साथ एक चीनी का दाना या फिर कोई एक मिठाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं. तो आप कहेंगे वो कॉपरेट करते हैं, ऐसा आपके दिमाग में आएगा, है ना. लेकिन मनुष्य को जानवरों से यहाँ पर कंपेयर करना क्यों गलत हो जाएगा, ये दुर्खैम समझाएंगे. कैसे? फर्स्ट एस्पेक्ट, दुर्खैम ये समझाते हैं कि जब एनिमल कॉपरेट करते हैं, उनमें कभी भी एक सेंस ऑफ एल्ट्रिज्म नहीं होता. एल्ट्रिज्म इसे कहते हैं परोपकार. परोपकार की भावना, अपने से नहीं, अपने पे नहीं, किसी पे उपकार करने की एक भावना. और वो ये कहते हैं कि एल्ट्रिज्म इस बात पर बेस्ड है कि सोसाइटी में सॉलिडेरिटी होती है. The solidarity element is very important in society. Solidarity, that is भाईचारावाद, that concept of सद्भावना and the concept of brotherhood, ये होती है. कैसे होती है, इसका क्या रीज़न है, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उसके लिए कंसेप्ट्स आते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के, वो समझने ज़रूरी है. देखिए, जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो कॉपरेशन उभर करके आता है. हालांकि मैं आपको ये बता दूं, डिवीजन ऑफ लेबर को अलग अलग दौर में देखा गया है. इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले की सोसाइटी में और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बाद की सोसाइटी में, यानी कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन एक बात सच है कि किसी भी फॉर्म में, चाहे बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में ही सही, डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करती है. जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करती है. जैसे मैन और वुमेन की ड्यूटीज़ डिवाइडेड थी. मैन और वुमेन की ड्यूटीज़ डिवाइडेड थी. तो एक तरह का बहुत ही प्रिमिटिव वर्जन में भी अगर आप देखें तो एक डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है. लेकिन हाँ, ये तो अंतर पड़ा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो तब डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर से उभर करके आया. जैसे उदाहरण के तौर पर
देखिए, जैसे ही सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स होने का मतलब यहाँ पर क्या है, सोसाइटी में प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस प्रोडक्शन, हमने ये देखा था कि जो एक कल्चर होता है उसका एक कॉग्निटिव डायमेंशन होता है, यानी कि आप जो देख रहे हैं उससे क्या समझे, आप जो सुन रहे हैं उससे क्या समझे, ये सब आपके कॉग्निटिव डायमेंशन में कवर होता है। एक हमने देखा था कि नॉर्मेटिव डायमेंशन होता है, और नॉर्मेटिव डायमेंशन में हमने ये देखा था कि रूल ऑफ कंडक्ट आते हैं। रूल ऑफ कंडक्ट, दिस रूल ऑफ कंडक्ट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। रूल ऑफ कंडक्ट की बात जब हम करें तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। सोसाइटी में प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट थिंग? प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द subsistence. Subsistence, what do you mean by subsistence? It is your sustenance. So production is related to the sustenance. Sustenance is important. दुर्खेम क्यों अलग हुआ जानवरों की उस वाली थ्योरी से? वहाँ पर कंसेप्ट ये आ जाता है कि जब हम एनिमल की बात करते हैं तो कंसेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर हंगर है, थर्स्ट है। अपनी इस थर्स्ट को, अपनी इस हंगर को पूरा करने के लिए आप कितने भी ब्रिटिश हो सकते हैं, यानी कि कितने भी क्रूअल हो सकते हैं, आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, आपको केवल शिकार करना है, आपको पानी पीना है। जानवर इस तरह से चलते हैं। तो उनमें यदि झुंड है, अगर भेड़ियों का झुंड है, शेर का झुंड है या फिर हिरन का झुंड है, उसका पर्पज़ उसकी भूख और उसकी प्यास बुझाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैन भी एक एनिमल है। ह्यूमन, जब हम मैन की बात कर रहे हैं, वो भी एक एनिमल है, लेकिन इनसे अलग क्यों हुआ? इनसे अलग इसलिए हुआ क्योंकि वो ह्यूमन हुआ। ह्यूमन होने का मतलब ये है कि एनिमल होने की वजह से ये जो मैन है, क्योंकि ये एनिमल है, इसकी वजह से इसकी भी हंगर और थर्स्ट इस पर हावी है। हंगर और थर्स्ट इस मैन पे हावी है, इस पे हावी है। लेकिन इसको बैलेंस, इसको न्यूट्रल, इसको सेटल करने का काम करती है सोसाइटी। ये जो मैन है, इसकी हंगर और थर्स्ट को लेकर के जो इसका ब्रूटिश बिहेवियर हो सकता था, ये एक ब्रूट कंडक्ट कर सकता था, ये जो एक क्रूअल कंडक्ट कर सकता था, जो एक जानवर प्रवृत्ति इसमें आ सकती थी, वो नहीं आने दी, क्योंकि समाज था। समाज ने इसे ऐसा बनने नहीं दिया। ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि समाज इसे ऐसा इसलिए नहीं बनने देता क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी एग्जिस्ट करता है। उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब वो कोऑपरेट करते हैं तो दैट कोऑपरेशन इज़ डिफरेंट। यानी कि उदाहरण के तौर पर, सोसाइटी जब कोऑपरेट करती है तो सपोज़ कीजिए ये 1 2 3 4 ये 4 लोग कोऑपरेट हुए। ये 4 कोऑपरेट हो करके इस 5वें को खा नहीं जाएंगे या ख़त्म नहीं कर देंगे। ये 4 कोऑपरेट होंगे इस वे में कि ये प्रोडक्शन पर फोकस करें। प्रोडक्शन पर जब फोकस करेंगे तो इनका पर्पज़ ये रहेगा कि ये प्रोडक्शन को इन्हांस करें, और जब प्रोडक्शन को इन्हांस करने की बात आएगी तो ये नए तरह के टूल्स, नए तरह के टेक्नोलॉजी, नई तरह की साइंस की तरफ फोकस करेंगे, तो ये अपने मटेरियल डायमेंशन को ग्रो करेंगे। तो ये डे बाय डे कल्चरल होते चले जाएंगे। दे विल इंक्रीज द मटेरियल डायमेंशन, एंड अल्टीमेटली व्हेन प्रोडक्शन इज इन द एट द सेंटर एंड दे वांट टू एनहांस द प्रोडक्शन, सो व्हाट इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन? What is the prerequisite condition? It is the solidarity. I will prove you why.
Why solidarity is the prerequisite condition? Answer is, now suppose you need flesh. You need flesh. Okay, suppose मैं तो ऐसे ही जानवर बनाने जानता हूँ बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ऐसे जानवर होते थे, आजकल थोड़े अलग हो गए, पहले काफ़ी एजी हुआ करते थे। ओके, लुक एट द, अगला पैर जो है वो इतना तीखा है, ज़मीन में घुसता है, और पिछला पैर जो है वो टेक ऑफ कराता है। ये जो बनाया गया है इसका पर्पस कुछ और ही है, पूंछ का भी पर्पस वही है, मुंह गहरा है आगे की ओर। तो ये जो जानवर है इसका फ्लैश चाहिए अपन को। क्या करना है अपन को? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रिमिटिव लेवल की कॉपरेशन होगी, क्योंकि 4 आदमी की ज़रूरत है। ये बहुत ही प्रिमिटिव लेवल की, ये तो जानवर भी करते हैं, ये तो जानवर भी करते हैं। दैट प्रिमिटिव लेवल ऑफ कॉपरेशन, एक शिकार के लिए 4 जानवर इकट्ठे होते हैं। मनुष्य भी ऐसा हुआ करता था, ऐसा करता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ अब क्या है यहाँ पर? महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि मनुष्य जब इसका शिकार करेगा वह जीवन को सहज बनाने की ओर बढ़ना चाहता होगा। जीवन को सहज, तो यह भाव मनुष्य में है कि लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जाए, लाइफ को इजी किया जाए। सहजता जब आएगी तो यहाँ पर प्रयास ये आएंगे कि जो इसको भाग करके पकड़ा जाता है, इतने लोग मार करके, क्यों नहीं इसको दूर से ही एरो से मार दिया जाए। और जब कहानी एरो की आ जाएगी तो ये सोसाइटी की इस प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, यानी कि बड़ी मात्रा में शिकार करने के लिए, ये जो एरो की नीड उत्पन्न हुई, ये जो बो की नीड उत्पन्न हुई, उसके लिए अब एक वर्ग ऐसा चाहिए जो बो और एरो बनाए। तो बो एंड एरो बनाने वाला एक सेगमेंट चाहिए। ये बो एंड एरो बनाने वालों को एक वर्ग ऐसा चाहिए जो बो एंड एरो के लिए वुड सिलेक्शन करे, यानी कि जंगलों में जा कर के लकड़ियाँ चुन करके काट करके लेकर के आए। जंगलों में जा कर के लकड़ियाँ काटने के लिए इन्हें हैंड एक्सेस की नीड होगी, और भी बहुत सारे इस तरह के टूल्स की यूज़ नीड होगी। तो अब इस सोसाइटी को, अब इस लोगों को ये टूल्स बनाने वाले भी चाहिए। टूल्स बनाने में क्या यूज़ हो रहा है? स्टोन या मेटल या बोन्स, इस विचार किया जाए, स्टोन, मेटल या बोन्स। तो जो भी इस्तेमाल हो रहा है, नीड होगी इस चीज़ की कि एक वर्ग इन स्टोन्स को सेलेक्ट करे, इन मेटल्स को एक्सकवेट करे, उन बोन्स को एक्सट्रैक्ट करे, या कोई भी प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन है, एक्सकवेशन है, या फिर स्टोन की वहाँ पर डेवलपमेंट है, इस सारे प्रोसेस के लिए दे नीड अनदर वर्ग, अनदर ग्रुप। वो ग्रुप इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके लाके इस टूल मेकर को देगा। ये टूल मेकर उसके टूल्स बनाएगा, उन टूल्स का इस्तेमाल करके ये वुड पिकर्स, ये वुड सिलेक्शन ग्रुप वुड्स चुन करके लेकर के आएगा, और उन्हीं वुड्स का इस्तेमाल ये बो एरो मेकर बो और एरो बनाने में करेगा। और वो बो एंड एरो का यूज़ करके समाज के पास बहुत ही दिग्गज शैली के शिकारी हैं, हंटर्स, वो उस बो और एरो का इस्तेमाल करके सोसाइटी के लिए ये लोग जा करके शिकार करके लेकर के आएंगे। सोसाइटी कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई। कहाँ तो पहले एक आदमी था, वो आदमी अपनी सर्वाइवल के लिए जो जानवर आसपास मिलता था उसे पकड़ के काट के खा जाता था। समाज आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसे उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने